नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम के पास जो लोग शामिल थे आतंकवादी उसमें 3 लोगों के स्केच जारी किए गए हैं। इस हमले में कुल 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। उन्होंने बताया कि तीनों आतंकवादियों के कोड नाम भी थे, मूसा, यूनुस और आसिफ, और ये तीनों पुंछ में आतंकी घटनाओं में भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि हमले में जीवित बचे लोगों की मदद से रेखाचित्र तैयार किए गए थे। पेंसिल से बनाए गए रेखाचित्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावर युवा हैं और उन्होंने दाढ़ी रखी है। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने मंगलवार दोपहर को अंजाम दिए गए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तो जारी ही है। हालांकि हमले के संदिग्धों की भी पहचान हुई है और उनके स्केच जारी किए गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल जुटी हुई है, लेकिन कुल 28 लोग इसमें मारे गए और संदिग्धों के नाम के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इनका नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। जो लोग सर्वाइवर्स हैं, उनकी निशानदेही पर उनके स्केच तैयार किए गए हैं और उसी के हिसाब से ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि ये लोग कहाँ पर हैं। हालांकि इनके कोड नाम भी थे, मूसा, यूनुस और आसिफ, और ये तीनों पुंछ में आतंकी घटनाओं में भी शामिल थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी शेख, लगातार सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बेहद दर्दनाक यह खबर थी, लेकिन अभी तक इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है? स्केच तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिक्चर्स फ्लोट नहीं कर पा रही हैं अभी भी, और निशानदेही पर जो स्केच जारी किए हैं, क्या उसके बाद अभी तक कोई भी कामयाबी मिल पाई है या संभावना है फिलहाल? बिल्कुल कुणाल, 3 दिन पहले जो पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट में आ गया और कुछ इनपुट मिल रहा है एजेंसी की तरफ से, जिसमें ये बताया जाता है कि जो 3 इसमें मिलिटेंट है वो पाकिस्तान के हैं और 2 वो जो लोकल साउथ कश्मीर के एक्टिव है। कहीं ना कहीं उनका साथ है इस अटैक में। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पोस्टर शाया किया है, कुछ उनकी तस्वीर उसमें डिस्प्ले किया है और साथ साथ में ये भी बताया जो भी शख्स हमें इनके बारे में जानकारी देंगे हम उसको 20 लाख रुपए का इनाम देंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जगह जगह पे वो पोस्टर लगाए हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज सुबह एक खबर मिली है उधमपुर के एक इलाके में, वहाँ पे एक फॉरेस्ट में मुठभेड़ शुरू हुआ और भी वहाँ पे फायरिंग जारी है, बट अभी ये पता नहीं चला कि वहाँ पे कौन मिलिटेंट फंसे हैं। और कल रात को पुलवामा के एक गांव टंगमर्ग इलाके में भी एक इनकाउंटर देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि वहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट उस एरिया में छुपे हैं और वहाँ पे भी इनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जिसके बाद यदि वहां पर सुरक्षा बलों की सक्रियता की बात की जाए, पर्यटकों की बात की जाए, तो क्या लोग पर्यटक अभी भी कश्मीर में मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या अतिरिक्त एहतियात बरते जा रहे हैं शेख? बिल्कुल कुणाल, अगर हम आपको बताते कि जो यहाँ पे गुलमर्ग एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, वहाँ पे टूरिस्टों का जो रश है बराबर देखने को मिल रहा है। और आज कई टूरिस्टों के साथ बातचीत हो गई और उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है इंडियन आर्मी पे, और इंडियन आर्मी ने जहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया और टूरिस्टों को कोई प्रॉब्लम न हो और टूरिस्ट अपनी जगहों पे ठीक तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि टूरिस्टों पर इस वक्त कोई टेंशन नहीं है। जी, और यदि आखिरी सवाल शेख आपसे यह भी ले लेते हैं कि अब चूंकि इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, सीसीएस की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हो गई जिसमें पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि ये जो इंसर्जेंसी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इस पर कुछ हद तक रोक लग सकता है या फिर अभी भी ये बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, कल ही उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 2 मिलिटेंट को वहां सिक्योरिटी फोर्स से 2 मिलिटेंट को वहां पे मारा गया बिल्कुल फेंस के पास, और वहां से कुछ एमिनेशन और पाकिस्तानी करेंसी उनसे भी रिकवर की। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स अब अलर्ट हो गए
चाहिए कि ताकि किसी किस्म की कोई वारदात पेश ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता शेख दाऊद बता रहे थे कि किस तरह सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं, लगातार खोजबीन जारी है उन आतंकियों को दबोचने की, और जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वह सभी जम्मू कश्मीर में उठाए जा रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक हुई है। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हुई, जबकि एक नेपाली उसमें नागरिक भी था। 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद CCS की एक अहम बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। और ये काफ़ी अहम बैठक, इसमें कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें साफ तौर पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उनकी संख्या को घटाया गया है। उनके कर्मचारियों को भारत छोड़ने के लिए कुछ उनकी संख्या है, उन्हें कहा गया है तकरीबन जो 55 पहले वो संख्या हुआ करती थी अब वह 30 रहेगी, यानी कुल 25 लोगों को जो हाई कमीशन में हैं वो भारत छोड़ेंगे। और इसके साथ ही जो जल समझौता है उस जल समझौता पर भी, सिंधु जल समझौता, उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। ऐसे कुछ कड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो CCS की बैठक में पाक के खिलाफ ये 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। इससे मैसेज क्लियर है कि अब किसी भी सूरत में जो हिंसा है, आतंकवाद है, उसे भारत टॉलरेट करने की मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है। और ऐसे में पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश देने का काम किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम प्रतिक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ रही हैं, जिसमें सभी देश भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है उसमें वह हमारा साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस लौटे और इस हमले के बाद यह बेहद अहम CCS की बैठक भी कंडक्ट की गई। कल शाम यह बैठक हुई और उसके बाद ही कई कड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की इस बैठक, जिसमें खुद अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर से लौट चुके थे और गृह मंत्री के साथ इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और NSA अजीत डोभाल भी थे, विदेश मंत्री S जयशंकर भी थे। और इसके साथ ही ये काफ़ी कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर है कि अब किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और जो भी सहूलियतें भारत के तरफ से अभी तक पाकिस्तान को मिल भी रही थी, अब उनके ऊपर भी और शिकंजा कसता हुआ चला जाएगा। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, तो बेहद अहम CCS की बैठक संपन्न हुई। हम उम्मीद कर रहे हैं दूसरे या तीसरे सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कुछ स्ट्राइक तो ऑलरेडी कल के बैठक के बाद पाकिस्तान के लिए शुरू हो ही गए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन से कर्मचारियों और अधिकारियों की छटनी करना, 55 से 30 पे आना, सिंधु जल समझौता, ऐसे इन फैसलों के बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बता दीजिएगा। और ये जो फैसले लिए गए हैं इससे क्या मैसेज पाकिस्तान को जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कुछ पैगाम जाएगा? राजीव। कुणाल, जो CCS की बैठक में कल जो फैसले लिए गए हैं वो कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की गई है। इसे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कहा जा रहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं, उसको एक तरफा रोकना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। उसके बाद भी अगर भारत ने ये कदम उठाया है तो ये रिस्क लिया है, तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहाए जा सकते। तो भारत का ये सीधा संदेश है पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, इस CCS की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, जिसमें रूस,
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इवन जो अपने पड़ोसी हैं उन लोगों से बात की। पड़ोसियों में खासतौर से नेपाल और भूटान, इन लोगों से भी मिलकर के बातचीत, इनसे फोन पर बातचीत करने के बाद में कल ये सीसीएस की बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल स्थगित कर देगा, अटारी बॉर्डर बंद कर देगा और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके सारे वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और इसी तरीके से पाकिस्तानी उच्चायोग में 30 केवल नफी रहेगी, जो ऊपर के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। और कुणाल, पाकिस्तानी उच्चायोग में 110 सदस्य हुआ करते थे, जो पिछले बार की हरकतों के बाद 55 कर दिए गए थे और इस बार केवल 30 रखे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, ये पाकिस्तान को सबक है कि हिदायत है, अभी कोई एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं है अभी, ये केवल हिदायत है। अगर एक्शन लिया जाता तो डिप्लोमेटिक रिलेशन टोटली बंद किए जा सकते थे, खत्म किए जा सकते थे, पाकिस्तानी उच्चायोग पर ताला लगाया जा सकता था। लेकिन भारत ने अभी ये मौका पाकिस्तान को दिया है कि सुधर जाओ, वरना हमारे पास अभी बहुत सारे कूटनीतिक स्तर पर ही बहुत सारे अभी ऐसे स्टेप है जिसके आगे पाकिस्तान को झुकना ही पड़ सकता है। हालांकि कुछ धमकियां आ रही हैं कि सब एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एयर स्पेस बंद करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। उन्होंने भी आज शाम को एक मीटिंग बुलाई है, देखते हैं उसमें वो क्या करते हैं। क्या उनकी धड़कन पहले की तरह टांगे अभी कांप रही हैं या नहीं कांप रही हैं, ये सारी चीजें आज पता चलेंगी। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और विश्व समुदाय को एक संदेश दिया है कि इतने जघन्य नरसंहार के बाद भी हम अभी युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल कूटनीतिक स्ट्राइक ही पाकिस्तान पर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम फैसलों के बारे में बताने के लिए। और अब आगे भारत की रणनीति क्या कुछ होगी यह तो स्पष्ट है इन फैसलों के बाद से ही। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिन क्षेत्रों में कश्मीरी छात्र रहते हैं वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बरतने के निर्देश एसएसपी ने दिए हैं। सोशल मीडिया पर चल रही छात्रों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पुलिस ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा खुफिया तंत्र को सक्रिय करते हुए सोशल मीडिया की निगरानी भी की जा रही है, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बता दें कि देहरादून के शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में कश्मीर मूल के छात्र पढ़ते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए इंतज़ाम को और पुख्ता किया गया है। पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी निगरानी की जा रही है। और ये बात उल्लेखनीय है कि काफ़ी बड़ी संख्या में देहरादून में कश्मीर मूल के छात्र पढ़ते हैं। उनकी जान माल की रक्षा के लिए एसएसपी ने तमाम आदेश दे दिए हैं और ये कहा है कि उनके खिलाफ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह कदम उठाया गया है उत्तराखंड में और कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने यह सतर्कता बढ़ाई है। उन क्षेत्रों में जहां पे कश्मीरी छात्र अत्यधिक संख्या में रहते हैं वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय को भी बरतने के निर्देश एसएसपी के तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही छात्रों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पुलिस ने भी कदम उठाए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर परिचितों और रिश्तेदारों का तांता लग रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत कई नेता और अफसर भी शोक जताने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभम के घर पहुंचे हैं, शुभम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शुभम के पिता संजय द्विवेदी से फ़ोन पर बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। योगी ने कहा कि सरकार शुभम के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई और उसके बाद शुभम द्विवेदी के घर तमाम राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। परिचितों और रिश्तेदारों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। जी शिवा, कानपुर में बेहद गम का माहौल है, वो समझा जा सकता है क्योंकि शुभम द्विवेदी की मौत हो गई उस आतंकी हमले में। कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं, किन किन का पहुंचना अभी भी बाकी है और इस पूरे प्रक्रिया में वहां का माहौल कैसा है, ये समझा जा सकता है, लेकिन अब आगे क्या कुछ किया जा सकता है इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, देखिए कानपुर में गम और गुस्सा दोनों ही देखने को मिल रहा है क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और कानपुर के शुभम की उसमें मौत हुई है, उसके बाद से ही कानपुर के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जारी थे और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आज कानपुर पहुंचे और परिवार से मिल करके उनको सांत्वना दी है कि जो भी दोषी है इसमें बख्शे नहीं जाएंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। हालांकि जो कानपुर के व्यापारी संगठन है उन्होंने आज पूरी तरीके से बंद का ऐलान किया है। कोई भी बड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी, केवल जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें वही खुलेंगी। इसके साथ ही शहर में पाकिस्तान के खिलाफ आज लगातार प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां पुणे के 500 से ज्यादा पर्यटक कश्मीर में फंसे हुए हैं और उनके लिए विशेष उड़ान के जरिए आज 182 पर्यटकों को वापस लाया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि पर्यटक पहलगाम आतंकी हमले के चलते अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं और इसके लिए विशेष उड़ानों से उनकी सुरक्षित वापसी की कोशिश की जा रही है। श्रीनगर में मौजूद पुणे के एक पर्यटक गिरीश नाइकवाड़ी ने बताया कि वह 14 लोगों के एक ग्रुप के साथ जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी यात्रा जारी रखने की स्थिति में नहीं हैं और जल्द से जल्द पुणे लौटना चाहते हैं। इसके साथ ही आतंकी हमला जब हुआ था तो उनका ग्रुप श्रीनगर में था। उन्होंने बताया कि उनकी योजना 25 अप्रैल को अमृतसर जाने की थी, लेकिन अब ये सभी लोग वापस लौटना चाहते हैं। इसके साथ ही 500 सैलानियों की आज वापसी होगी और बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, खासकर पुणे के पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं और अब वो अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर ही सुरक्षा के कारणों से वापस अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं। उनके लिए विशेष उड़ानों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही पुणे के 500 से ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं और विशेष उड़ानों के जरिए उनके लौटने का सिलसिला भी अब जारी हो चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरजीत सोनी भी जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। सरजीत, तो जिस टूरिस्ट आकर्षण के लिए जम्मू कश्मीर हमेशा से जाना जाता रहता है, आतंकवादी पहल के चलते अब एकाएक उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र के पुणे के ये लोग हैं जो वापसी करना चाहते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, महाराष्ट्र के कुछ लोग कश्मीर में जो फंसे हुए हैं उसको लेकर लगातार जो है अपना महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में थी कि वो लौटे और वहीं एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम है और गिरीश महाजन, ये दो वहाँ पे कश्मीर श्रीनगर पहुंचे हैं और यात्रियों को सही सलामत लाने का जो है प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह से। जो उनको प्लेन का जो है उसको और आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार आपके सपोर्ट में है और उप मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसके पहले भी जो पूरी तरह से जो लोग फंसे हुए थे उनको लाने का जो काम है वो किया गया था, अब वहाँ पे खुद वहाँ पर पहुंच के वहाँ का जायजा लिया गया है और जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार उनके साथ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी बिहार के मधुबनी के दौरे पर आएंगे। उनका यह कार्यक्रम सादगी से भरा होगा। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी बिहार वासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। गैस, विद्युत और रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो बिजली की परियोजनाओं और बिहार से रेल अनलोडिंग सुविधा सहित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी
बिहार के गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपेंगे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री उपस्थित होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी है कि पीएम मोदी बिहार के 13,24,000 गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी देने वाले हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे देश में 15 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसमें 4.20 लाख मकान बिहार के गरीबों को मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पीएम के बिहार दौरे से जुड़ी हुई, जहां पीएम मोदी बिहार के मधुबनी दौरे पर रहने वाले हैं। बिहार को कई सौगातें भी वह देंगे। पहलगाम हमले के बाद वह उनका बिहार का पहला दौरा है। इसके साथ ही पीएम मोदी गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपेंगे और बिहार की धरती से पीएम पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। पिछले करीब 12 साल से उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। उसकी दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए उसने रिहाई की मांग की है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने को कहा था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राजोआना 29 साल से जेल में बंद है। 12 साल से उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और उसने इसमें हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना की दया याचिका पर केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने को कहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।